हम पढ़ रहे हैं आपका लेसन 11 और उसमें टॉपिक चल रहा है आपका अल्कोहल, और अल्कोहल में भी आप क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पे बात कर रहे हैं। और आज स्टार्ट करेंगे हम उसकी सेकंड कैटेगरी, कैटेगरी बी, कार्बन ऑक्सीजन बंध का विदलन, मींस क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो समझ लीजिए पहले क्या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है इसकी नेचर होती है पोलर। कैसी नेचर होती है इसकी? पोलर नेचर होती है। पोलर नेचर से क्या मतलब है बेटा, जब कोवेलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खिसक जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जबकि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। विद्युत ऋणता के अंतर के कारण एक सिरे पर जिसमें विद्युत ऋणता कम है धनावेश आ जाता है, और अधिक विद्युत ऋणता वाले पे क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। इस तरह से एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही अणु में एक एंड का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव होना ही क्या कहलाता है, पोलैरिटी कहलाता है, ध्रुवीयता कहलाता है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ध्रुवीय होता है, पोलर होता है, जिसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अधिक ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव आंशिक ऋणावेश होता है, जबकि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव यानी आंशिक धनावेश होता है। अब देखिए, जब इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है, जब ये बंध टूटता है तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन अपने साथ इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है। ऐसे क्लीवेज को, ऐसे विखंडन को बंध के, जिसमें बंध के इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु लेके चला जाए, हम कहते हैं विषमांश विखंडन। और इस विषमांश विखंडन के कारण आपके शेष रहे कार्बन पर कौन सा आवेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम ले जाता है तो हेटेरोजेनिक क्लीवेज होता है और इससे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और आपको मालूम है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने पर बनने वाली स्पीशीज को आप कहते हैं कार्ब धनायन या कार्ब कैटायन। तो यहाँ क्या बनता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के डिसोसिएशन से, इसके ब्रेकिंग से कार्ब कैटायन बनता है। इसलिए इस तरह की जो केमिकल रिएक्शन है उनमें अल्कोहल की रिएक्टिविटी बनने वाले कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती है। हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन, याद कीजिए। मैंने कहा था SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स होती है। वेरी फर्स्ट स्टेप में कार्ब कैटायन बनता है और वहां ये कहा था कि बनने वाला कार्ब कैटायन जितने ज्यादा स्टेबल होगा एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी उतनी हाई होगी। और आपने कहा था सर 3 डिग्री कार्ब कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इट मींस 3 डिग्री हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर उसमें बेटा कहीं पर भी इंटरमीडिएट मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में, इंटरमीडिएट स्पीशीज के रूप में कार्ब कैटायन बनता है, तो समझ लीजिए कि उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी उस बनने वाले कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। उस रिएक्टेंट की, उस क्रियाकारक की क्रियाशीलता बीच में बनने वाले इस कार्ब धनायन के स्थायित्व के समानुपाती होगी। ये स्टेबल तो वो रिएक्टिव। मतलब 3 डिग्री कार्ब कैटायन कौन से अल्कोहल से बनेंगे, 1 डिग्री से नहीं, किससे बनेंगे, 3 डिग्री से। तो यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनते हैं। इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर के अपोजिट इस रिएक्शन में 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि उनसे 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनता है। जबकि मेथेनॉल सबसे लो रिएक्टिव होगा, क्योंकि उससे मेथिल कार्ब कैटायन बनता है। ठीक है, तो बात क्लियर कर दूं आपको। हिंदी मीडियम वाले सुन ले, पहले हम पढ़ रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन बंध का विदलन, और मैंने आपको बताया कार्बन ऑक्सीजन बंध की प्रकृति होती है ध्रुवीय, और इस ध्रुवीय प्रकृति में अधिक विद्युत ऋणता वाले ऑक्सीजन के सिरे पर आ जाता है ऋणावेश, जबकि कम विद्युत ऋणता वाले कार्बन पर आता है धनावेश।
जब बंध टूटता है तो बंध का होता है विषमांश विखंडन, जिससे बनते हैं कार्बोधनायन। अतः इस अभिक्रिया के प्रति अल्कोहल की क्रियाशीलता बनने वाले कार्बोधनायन के स्थायित्व की होती है समानुपाती। 3 डिग्री कार्बोधनायन होते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं इस अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक रिएक्टिव, सबसे अधिक क्रियाशील। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे सुने, हम पढ़ रहे हैं क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और मैं आपको कह रहा हूं कि इन कार्बन एंड ऑक्सीजन two different atoms are forming covalent bond with each other, in which oxygen is high electronegative element while the carbon is low electronegative element. So carbon have positive charge and the oxygen have negative charge, and when the bond breaks, heterogenic cleavage takes place and carb cation is formed as intermediate species. So the reactivity of alcohol is directly proportional to the stability of intermediate carb cation. Because 3 degree carb cation are most stable, which are formed by 3 degree alcohol. So 3 degree alcohol are most reactive towards this kind of reaction. 3 degree alcohol से हुआ छटाइए, 3 degree carb cation बनेगा। मालूम है आपको, कार्बन पे जब आता है पॉजिटिव चार्ज बना देता है उसको अनस्टेबल। तो 3 डिग्री कार्ब कैटायन में 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं। 3 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन पर फिर से इंक्रीज करते हैं। जब ये तीनों मिलके यहाँ इलेक्ट्रॉन देंगे तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी या तीव्रता कम होगी, ये क्या होता जाएगा, स्थायी होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। इसीलिए 3 डिग्री कार्ब कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इनको बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें होगी, 3 डिग्री अल्कोहल में। तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव और मेथनॉल सबसे कम रिएक्टिव। तो समझ जाना चाहिए कि जो फर्स्ट में रिएक्टिविटी का ऑर्डर पड़ा था ना एसिडिक कैरेक्टर में, ये उसका जस्ट क्या हो गया, अपोजिट होगा। अब बात करते हैं कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां होता है कार्बन ऑक्सीजन बंध का विदलन। कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां ब्रेकिंग होती है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की, क्लीवेज होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का, उस पे करते हैं आप बात। और इनमें वेरी फर्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया से क्रिया। हम बात कर रहे हैं किससे, अमोनिया से क्रिया की बात कर रहे हैं। तो आइए, रिएक्शन विद अमोनिया में क्या होता है आप याद कीजिए। रिएक्शन देखो बेटा पड़ी हुई है, प्रोसेस वही चलने वाली है। आप याद कीजिए, जब आपने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से की थी, क्या होता था, यही था अमोनिया, यहां से HX निकल जाता था और अमोनिया के H एटम की जगह एल्किल ग्रुप आ जाता था। और आप कहते थे सर अमोनिया के एक हाइड्रोजन को जब एल्किल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन मिलती है, 1 डिग्री एमीन मिलती है, प्राइमरी एमीन मिलती है, और यहां से क्या निकलता है, HX निकल जाता है। अगर आप इस रिएक्शन में अमोनिया का आधिक्य लेते हैं, इसकी अमाउंट ज्यादा लेते हैं, इसको एक्सेस में लेते हैं, तो क्या होता है, आपकी रिएक्शन यही रुक जाती है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब अमोनिया के एक्सेस से होती है तो प्राइमरी एमीन आपको प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। लेकिन अगर इस रिएक्शन में आपने एल्किल हैलाइड को एक्सेस में लिया था तो क्या हुआ था, ये रिएक्शन तब तक चलती रही थी जब तक आपने अमोनिया के सभी हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप से रिप्लेस नहीं कर दिया था। और आप क्या लिखते थे, मैं याद दिलाऊं, आप लिखते थे कि सर बनने वाली प्राइमरी एमीन को फिर से लिख दीजिए, यही तो है RNH2, फिर इसका एक H निकालना है। वापस यहाँ किससे रिएक्शन करवाते थे, एल्किल हैलाइड से, क्योंकि इसी को तो एक्सेस में लिया है। फिर से क्या निकल जाता था, HX, और देखिए NH पर एक R तो था, एक R और आ जाता था। यानी अब आपने अमोनिया के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए एल्किल ग्रुप से। इस तरह से बनने वाली एमीन को आप 2 डिग्री एमीन कहते हैं, जिसमें NH के दोनों तरफ R आ गए हैं।
फिर से क्या निकल जाता था आपका HX। अभी भी आपको 2 डिग्री अमीन में क्या दिख रहा है, एक H नजर आ रहा है ना। तो फिर एल्किल हैलाइड एक्सेस में था, उससे रिएक्ट करता था, क्या निकल जाता था बेटा, HX निकल जाता था। और क्या होता था, आपको N पर 3 R मिलते थे, और जब अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को जब एल्किल ग्रुप से रिप्लेस करते थे तो बनने वाली इस एमीन को आप 3 डिग्री एमीन कहते थे। और अभी भी आप एक बात और कहते थे कि सर हमारा जो अमोनिया है जिसमें 3 एल्किल ग्रुप हमने जोड़ दिए हैं, वहां क्या है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। अमोनिया का नाइट्रोजन 15th ग्रुप का एलिमेंट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन रखता है, 5 में से 3 बॉन्डिंग कर रहे थे हाइड्रोजन से, तो 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचे। जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, और अभी भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करके उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इसलिए आपने देखा था कि अगर ये ट्राई एल्किल एमीन बनती भी है तो ये फिर RX से रिएक्शन करती है, RX में R पर प्लस और RX पर माइनस। R प्लस के रूप में जब इसके पास आता है तो इसके पास बॉन्ड के लिए नेसेसरी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ऐसे में नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन R को डोनेट करता है और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और इस तरह से N पर 4 एल्किल ग्रुप आ जाते हैं। क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन R को डोनेट कर रहा है, इसलिए N पर डोनेट करने के कारण कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। आपने ये तो देखा है NH4+, इसको क्या कहा था, अमोनियम, ये अमोनियम आयन है। इस अमोनियम आयन को वो जो बना उससे कंपेयर कीजिए ना, क्या हो गया है, अमोनियम के 4 हाइड्रोजन को 4 एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है, क्या बन गया, टेट्रा एल्किल अमोनियम। अमोनियम के 4 हाइड्रोजन की जगह टेट्रा एल्किल आ गए, 4 एल्किल ग्रुप आ गए, इसलिए इसका नाम क्या है, टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन। ये जो टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन बनता था ये इस बचे हुए X- के साथ रिएक्ट करता था और टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड सॉल्ट बना लेता था। ऐसा आपने पढ़ा था। आज कुछ नया नहीं है, RX की जगह ROH है। और तो क्या कर दिया आपने, RX की जगह क्या कर दिया, ROH। ROH ही कौन है आपका, अल्कोहल है। रिएक्शन किससे करवाई है, अमोनिया से। बस जो H के साथ X जा रहा था उस H के साथ अब OH जा रहा है, यानी अब क्या निकल रहा है, H2O। सब प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। बाकी देखिए क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, वही RNS2 वही प्राइमरी है। अब यहां जो वाटर निकलता है उस वाटर को रिमूव करने के लिए, उस वाटर को रिमूव करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम क्या करते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 ले लेते हैं। तो जब अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया से एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ दीजिए, कह सकते हैं 573 केल्विन पर। तो जब अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के एक्सेस से एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन टेम्परेचर पे होती है तो वाटर रिमूव हो जाता है और प्राइमरी एमीन बनती है। अगर इस रिएक्शन में अल्कोहल को एक्सेस में ले ले, अमोनिया की बजाय किसको ले ले, अल्कोहल को, तो जो काम एल्किल हैलाइड करना था वो काम आगे अल्कोहल करता जाएगा। हर जगह आप अल्कोहल को जोड़ दीजिए, X की जगह OH लीजिए, और क्या होगा ऐसी कंडीशन में, सब जगह क्या निकलेगा, वाटर निकल जाएगा, तो सब जगह वाटर निकाल दीजिए और वही 2 डिग्री एमीन और बाद में 3 डिग्री एमीन बन जाएगी, और लास्ट में आपका वही टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन बनेगा। अब उसके साथ X की जगह OH- जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। टेट्रा एल्किल अमोनियम तो ये है ही, इसके साथ OH- जुड़ गया टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपल सी रिएक्शन थी, देखा ना, R और O के बीच R क्या है, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप में कार्बन ही तो होता है, तो ये बॉन्ड किसका टूटा, कार्बन ऑक्सीजन का टूटा। मैंने कहा था ना हेटेरोजेनिक क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ये लेके जा रहा है बेटा, ठीक है। तो जब अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के एक्सेस से होगी तो प्राइमरी एमीन बनेगा,
और अगर अमोनिया की रिएक्शन अल्कोहल के एक्सिस से होगी तो लास्ट में पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी और लास्ट में टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज ए प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कितने टेम्परेचर पर? 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन में है रिडक्शन। क्या करेंगे? रिडक्शन। अल्कोहल का रिडक्शन करने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो फिर वही बात, जब मैंने प्रिपरेशन की थी अल्कोहल की तो मैंने एक लाइन बताई थी आपको कि 11th के हाइड्रोकार्बन लेसन से आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बने थे, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड या कीटोन बने थे, और एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन से आपको एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स मिले थे। तो फिर आपको ये भी कहा था कि अगर वहां से वापस आना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रिडक्शन। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन बन सकते हैं, एसिड या उसके डेरिवेटिव बन सकते हैं, लेकिन इसके रिडक्शन से क्या बनेगा? इसके रिडक्शन से एल्केन बनेगी। क्या बनेगी? एल्केन। तो बनाते हैं अपन एल्केन। देखिए हम क्या कर रहे हैं? अल्कोहल का रिडक्शन। आ जाइए, यही तो है आपका अल्कोहल। रिडक्शन करना मतलब इसको वही नेस्केंट हाइड्रोजन दे देंगे। आपको मैं एक चीज बता दूं, आप किसी भी कंपाउंड को, चाहे वो कोई अल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एसिड हो, चाहे एसिड का डेरिवेटिव हो, अगर आपको उसको रिड्यूस करना है एल्केन तक तो आप उसको रेड फास्फोरस और HI के कॉम्बिनेशन, दो चीजों का कॉम्बिनेशन लेना है। एक तो लेना है रेड फास्फोरस, फास्फोरस के एलोट्रोप्स होते हैं बेटा, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, 10th में भी नेम आ जाते हैं इनके एक बार। तो रेड फास्फोरस और HI के साथ क्या करना है? हीट करना है किसी भी कंपाउंड को, चाहे वो अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो या उसका डेरिवेटिव हो, हमेशा आपको एल्केन मिलेगी। अगर आप अल्कोहल को रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा। आपने कहा सर ये बॉन्ड टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। ये OH यहां से हटेगा, रिडक्शन में जो H आप यहां दे रहे हैं वो H किससे रिएक्ट करेगा? OH से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? H2O। बिल्कुल हटा लिया, इससे H2O निकल गया। सही है। दूसरी चीज क्या होगी? यहां पर R के OH जाने से क्या होगा? इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो एक हाइड्रोजन आकर के क्या करेगा? इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा और एल्किल ग्रुप में H जुड़ जाएगा। एल्किल ग्रुप में जैसे H जुड़ा, RH क्या बन गई आपकी? एल्केन। इस तरह से आपने पढ़ा भी तो था बेटा कि हमें अल्कोहल से एल्केन तक पहुंचना है तो 2H चाहिए। एक स्टेप में 2H यूज होती थी हमारी, तो 2HI लीजिए। 2HI से 2H मिले, एक H OH को ले जाकर के वाटर बना रहा है, दूसरा H R से आकर अटैच होकर एल्केन बना रहा है। बचे क्या? 2I बच गए। I से मिलके I2 बना लेगा। हैलोजन की ये स्पेशल कैरेक्टर होती है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में, द्विपरमाणु अणु के रूप में रहना पसंद करते हैं। तो आयोडीन के दो एटम आपस में मिलकर क्या कर लेंगे? आयोडीन का अणु या मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो अब आपने अगर यहां पर ले लिया क्या? CH3, तो CH3OH को क्या कहेंगे? मैथेनॉल। तो अगर आपने यहां मैथेनॉल ले लिया तो यहां भी CH3 आएगा। जैसे यहां CH3 आएगा उसमें H मिल गया, ये CH3 और H मिलके क्या हो गई? CH4। क्या बन गया आपके लिए? मैथेन। अगर आपने यहां क्या किया? C2H5 ले लिया तो C2H5OH को आप क्या कहेंगे? एथेनॉल। बॉन्ड यही ब्रेक करना है आपको। क्या है आपके पास? 2HI है, वही बात। रेड फास्फोरस भी है और वही हीट करना है। क्या होगा?
एथिल ग्रुप अलग होगा, OH अलग होगा, OH H को लेके वाटर बनाएगा, एथिल H को लेके C2H5 में H और मिल गया, क्या बन गया C2H6 एथेन, और यहाँ निकली वाटर, बचे हुए दोनों I आपस में मिलके फिर से क्या बनाएंगे आयोडीन। ये हुआ अल्कोहल का रिडक्शन। आपने अल्कोहल का रिडक्शन किया किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल गई एल्केन। यही अगला लेसन आएगा एल्डिहाइड कीटोन, उसकी बात भी कर देता हूं। यहां आप एल्किल हैलाइड की भी कर सकते हैं, चाहे कोई भी कंपाउंड हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आप उसको रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में हीट कीजिए और एल्केन तक पहुंच जाइए। अच्छा क्या होता है एल्डिहाइड कीटोन, वही तो जिनमें ये बॉन्ड होता है वो होते हैं एल्डिहाइड कीटोन। कार्बोनिल ग्रुप जिनमें होता है उनको कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। अगर यहाँ दोनों H जोड़ दें तो ये SCHO फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अगर यहाँ एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दे तो ये CH3CHO एसिटेल्डिहाइड बन गया। यहाँ दोनों CH3 जोड़ दे तो CH3COCH3 एसीटोन बन गया। यानी चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में कौन सा ग्रुप है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप है। क्या करना है, एल्डिहाइड या कीटोन से हमें एल्केन तक पहुंचना है। ठीक है पहुंचते हैं। तो कहा है किसके प्रेजेंस में गर्म करो, HI की प्रेजेंस में गर्म करो, साथ में कौन होगा रेड फास्फोरस, ये हीट कर रहे हैं आप। क्या होना है, वही बात, एल्केन में ऑक्सीजन नहीं होती, एल्केन तो हाइड्रोकार्बन है, यानी ऑक्सीजन मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो इसको हटाऊंगा। HI क्या देगा H, वो H इस O को लेके क्या बनाएगा वाटर, बना दीजिए, बना दिया वाटर। दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले जाने में यूज हो गए, ऑक्सीजन के जाते ही कार्बन की ये दोनों वैलेंसी क्या हो गई फ्री। इन दोनों वैलेंसी में कितने हाइड्रोजन आएंगे, दो हाइड्रोजन इसको दे दो, ये लो, ये आपकी क्या बन गई एल्केन। तो इस तरह से टोटल कितने H यूज हुए, 2 and 2 4, तो HI कितने लेंगे 4 से I कितने निकले 4 निकले। I से मिलके क्या बनाता है I2, लेकिन कितने I2 बन जाएंगे 2I2। मैंने पहले भी तो कहा है कि भाई अल्कोहल से एल्केन तक पहुंचना एक स्टेप 2H, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन तक पहुंच रहे हो तो पहले एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल तक आओगे 2H तो वहां लग जाएंगे, और फिर अल्कोहल से एल्केन तक आओगे 2H और लगेंगे, तो 4H चाहिए 4H चाहिए, ऐसा समझाया था आपको, इसलिए 4H यूज होंगे। अब वही बात, अगर यहाँ H जोड़ूं ये फॉर्मेल्डिहाइड और यहाँ H जोड़ूं तो नजर आ रहा है CH4 मैथेन बन जाएगी। अगर यहाँ CH3 जोड़ूं तो ये एसिटेल्डिहाइड CH3CHO, यहाँ भी CH3 जुड़ जाएगा CH3CH3 एथेन, टोटल देख लो ना C2H6 एथेन बन जाएगी। अगर यहाँ CH3COCH3 लूंगा कीटोन में एसीटोन, तो यहाँ भी CH3 आ जाएगा और 3 कार्बन की हाइड्रोकार्बन बन गई CH3CH2CH3 प्रोपेन। तो हम क्या देख रहे हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन को भी रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में गर्म करने पर हमें एल्केन मिलती है, लेकिन इसमें रेड फास्फोरस के साथ HI कितने चाहिए 4 चाहिए। अगर अब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया तो क्या होगा, एक स्टेप और बढ़ गए और क्या होगा, एक स्टेप और बढ़ते 2H और यूज होंगे, यानी HI कितने यूज होने वाले हैं 6, क्योंकि एक से एक ही H मिलना है। देख लेते हैं कैसे यूज होंगे। यही तो है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पास क्या है जो उसमें नहीं है, ऑक्सीजन। पहले एक ऑक्सीजन था तो 2 हाइड्रोजन से हट गए थे, अब देखिए ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं। 4 ऑक्सीजन को हटाने के लिए आपको कितने 2 हैं, 2 ऑक्सीजन को हटाने के लिए आपको कितने H चाहिए 4, तो 4H 2 ऑक्सीजन के साथ कितने वाटर बना लेंगे 2 वाटर बन गए साहब। ये लो हटा दो, हटा दिया। अब क्या देख रहे हैं आप, वाटर बन गया। आपके इस ऑक्सीजन के जाने के बाद और इस ऑक्सीजन के जाने के बाद क्या बचा, ये H बच गया था यहाँ भाई, O हटाया दोनों जगह का 4H के साथ। अब ये H रह गया, ये R रह गया, कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हो गई 2, तो 2H इसको और दे दीजिए। कितने हो गए 4 हाइड्रोजन तो 2 वाटर बनाने में यूज हो गए,
2 हाइड्रोजन वैलेंसी कंप्लीट करने में काम आए कितने HI हो गए, 6 HI हो गए, और आपको क्या मिल जाएगी एल्केन। HI 6 ले लिए तो I2 कितने निकल जाएंगे, अब 3 निकल जाएंगे। यहाँ 3I2 निकाल दीजिए और लीजिए, यहाँ आप अलग अलग एसिड को लेके देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर लिया HCOOH तो 2 ऑक्सीजन चले जाएंगे, 2 वाटर बनाएंगे, बचेगा CH2 कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, 2 हाइड्रोजन दे देंगे तो क्या हो जाएगा CH4। तो यहाँ क्या बन जाएगा, फार्मिक एसिड लेंगे तो मैथेन बन जाएगा। अगर यहाँ एसिटिक एसिड लेते तो ये 2 ऑक्सीजन निकल जाते, पीछे क्या बचता बेटा CH3 CH बचता, फिर 2 वैलेंसी फ्री थी, 2 हाइड्रोजन और देते, देखो ये CH3 क्या बन जाता एथेन। तो सिंपल सा है, यानी समझने की बात ऐसी है कि किसी भी कंपाउंड को अगर रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो रिडक्शन का लास्ट प्रोडक्ट हमेशा एक एल्केन होती है। अगर अल्कोहल से एल्केन तक पहुंचना है या एल्किल हैलाइड से एल्केन तक पहुंचना है तो आपको केवल 2 HI की जरूरत पड़ेगी। एल्डिहाइड कीटोन से पहुंचना है तो 4 HI चाहिए, और अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड या उनके डेरिवेटिव्स से जाना है तो आपको कितने HI चाहिए, 6 चाहिए। ये हमारी सेकंड रिएक्शन हुई, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, जिससे क्या बना एल्केन बना, किसकी प्रेजेंस में की, रेड फास्फोरस और HI। अब थर्ड रिएक्शन आपको याद करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। थर्ड रिएक्शन आपको याद करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि ये मैंने आपको बता दी है। रिएक्शन विथ PX3 PX5 SOCl2 एंड एक और बताई थी मैंने आपको, PX3 से करवाई थी, PX5 से करवाई थी, SOCl2 से करवाई थी, और एक रिएक्शन यहाँ पर PCl3 PCl5 और एक HX से करवाई थी, हैलोजन एसिड से। याद करो, ये सब प्रिपरेशन मेथड है किसके, एल्किल हैलाइड के। जब अल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन एसिड से होती है, ये हुआ था, H2O निकला था, एल्किल हैलाइड बना था। जब अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करवाई थी, ऐसा लिखा करते थे खड़ा करके, और आपको ये RCl मिला था, और यहाँ से क्या हो गया था, POCl3 बाहर निकला था, नीचे HCl रह गया था, ऊपर RCl बन गया था, बीच में POCl3 था। और यही रिएक्शन जब आपने किससे करवाई थी, PCl3 से करवाई थी, तो हमने क्या किया था, PCl3 के 1 मोल के साथ अल्कोहल के 3 मोल की रिएक्शन करवाई थी। और हम क्या करते थे, यहाँ पर से RCl निकाल लेते थे, सही है, 3 मोल लिए थे हमने ऐसे, और तीनों जगह से RCl को निकाल लिया था ये, और P के साथ 3 OH जुड़ गए थे, P के साथ 3 OH जुड़े थे, बना था आपका H3PO3 फास्फोरस एसिड, ऐसा आपको बता दिया था। SOCl2 के साथ भी ऐसे लिखते थे, डार्जन प्रोसेस, अल्कोहल की रिएक्शन जब SOCl2 से होती है तो क्या निकलता है, SO2 गैस बाहर निकलती है, ऊपर RCl रह जाता है, नीचे HCl। सब पढ़ाया हुआ है, पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ बता रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको पता रहे कि ये किसकी रिएक्शन है, जहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ये ऐसी रिएक्शन है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा है। तो ये सब एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन के मेथड्स में आपने पढ़ ली थी। इस तरह से मेरी कैटेगरी भी कंप्लीट हो गई। पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ बोथ एल्काइल ग्रुप एंड OH ग्रुप, ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्काइल ग्रुप भी पार्टिसिपेट करता है और OH ग्रुप भी पार्टिसिपेट करता है। ये अल्कोहल की ये वाली कैटेगरी आपके लिए बेटा मोस्ट है, मोस्ट कैटेगरी है, इसको ढंग से पढ़ें, इसको जरूर याद रखें, ठीक है। इसकी सभी रिएक्शन A to Z रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और पहली ही रिएक्शन मैं आपको पढ़ाता हूं इसकी, वो है डिहाइड्रोजिनेशन। दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं
विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण समझ गए होंगे नाम में। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। तो विहाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजन का हटना, यानी अब आप क्या करने वाले हैं? हाइड्रोजन को हटाने वाले हैं। और बेटा हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण होता है, 10th में पढ़ लिया था। इसका मतलब अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, क्या बनेंगे? एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है। हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड डिहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम पढ़ रहे हैं डिहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या करते हैं? जब आप अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस, जब हम अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस, इन अदर वर्ड्स केल्विन में बदलें, 273 जोड़ दो इसमें, 273, 573 केल्विन हो जाएगा। तो जब अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो प्राथमिक अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल से हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। और सेकेंडरी अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल से हमें क्या मिलते हैं? कीटोन मिलते हैं। टर्सरी अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अब इसका जवाब देते हैं आपको। उसके लिए पहले आप इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझिए। देखिए बेटा, ये रिएक्शन एक एलिमिनेशन रिएक्शन, एक विलोपन अभिक्रिया है। विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जहां किसी बड़े अणु में से छोटा अणु बाहर निकल जाता है और एक नया उत्पाद बनता है। जब किसी लार्ज मॉलिक्यूल्स में से स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनता है, तो ऐसी रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी है ना, इनके बारे में एक बात और समझ लीजिए आप, क्या कि ये दो तरह की होती है, अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। अगर किसी विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन अभिक्रिया में, एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन भाग लेता है तो उसको अल्फा विलोपन या अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। और अगर उसमें बीटा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है तो उसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप से जुड़े सेकंड कार्बन, यानी उससे जुड़े वाले कार्बन से अगला कार्बन, उसके कार्बन को बीटा और उस पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? बीटा हाइड्रोजन। जैसे समझो मेरे पास है ये, क्या है मेरे पास? सबसे पहले मेरे पास है ये, ठीक है। OH ग्रुप से जुड़े हुए इस कार्बन को कहते हैं अल्फा, और इस पर जो हाइड्रोजन है वही अल्फा हाइड्रोजन है। तो समझ में आ गया होगा कि मैथिल अल्कोहल में 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। मेरे पास ये दूसरा फॉर्मूला है, CH3CH2OH। अब OH ग्रुप से अटैच फर्स्ट कार्बन आपका अल्फा है, सेकंड क्या आपका? बीटा है। अल्फा पे जो हाइड्रोजन है, जो कितने नजर आ रहे हैं? 2। ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। एथेनॉल में कितने होते हैं? 2। और बीटा हाइड्रोजन एथेनॉल में कितने हैं? 3। यानी फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, दूसरा कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन पर उपस्थित या प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन बन जाते हैं, और बीटा हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन पे होते हैं उन्हें कह देते हैं। अब ये समझिए कि मैं कह रहा हूं डिहाइड्रोजनेशन या विहाइड्रोजनीकरण एक अल्फा विलोपन अभिक्रिया है, यानी इसमें क्रियात्मक समूह के साथ अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन भाग लेते हैं, वो एलिमिनेट होते हैं, वो विलोपित होते हैं, इसलिए ऐसी अभिक्रिया को अल्फा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। आपने कहा सर एथिल अल्कोहल एक प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि इस प्राइमरी अल्कोहल में OH से जुड़ा हुआ कार्बन एक और कार्बन के कांटेक्ट में, वही हमारा मेथड, हम OH और उसके साथ वाले कार्बन को ढकते हैं, हाथ से एक वैलेंसी फ्री है, उस फ्री वैलेंसी से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, जो कार्बन एक और कार्बन के कांटेक्ट में उसको 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन कहते हैं। उस प्राइमरी कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इसलिए इस अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल कह देते हैं। अगर आप सेकेंडरी पे जाते तो क्या कहते हैं? सर कार्बन 2 के कांटेक्ट में होना चाहिए। देखिए ना, ये कार्बन 2 कार्बन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ये कैसा कार्बन है?
2 डिग्री इससे OH जोड़ दिया तो इसको क्या कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। आइए 3 डिग्री अल्कोहल के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन पे कितने कार्बन होने चाहिए 3 कार्बन होने चाहिए और फिर उससे OH अटैच हो गया 3 डिग्री कार्बन। अब देखिए क्या इस 3 डिग्री कार्बन पर कोई H है क्या, मेथेनॉल में 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, उसको छोड़कर बाकी सभी 1 डिग्री अल्कोहल में 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। 2 डिग्री अल्कोहल में भी कितना अल्फा हाइड्रोजन मिलने वाला है आपको 1 मिलने वाला है, लेकिन 3 डिग्री के ऊपर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए 3 डिग्री का डीहाइड्रोजनेशन या विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, क्योंकि मैं कह रहा हूं ये अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन है, अल्फा विलोपन अभिक्रिया है, यानी इसके होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसका डीहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता, इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं हो सकता। तो बात फिर से रिपीट करता हूं, जब अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में, कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो क्या होता है अल्फा विलोपन अभिक्रिया द्वारा, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा क्या होता है हाइड्रोजन गैस निकलती है और हमें प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिलते हैं। टर्सरी अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए उनका डीहाइड्रोजनेशन या विहाइड्रोजनीकरण नहीं हो सकता है। पांचवा प्राइमरी सेकेंडरी का तो होता है, उनका कर देते हैं। एरो पे आ गया कॉपर और 573 केल्विन या 300 डिग्री सेल्सियस। आ जाइए ये लिखते हैं हम, दिख गया होगा आपको क्या लिखा है मैंने, मेथेनॉल। क्या कह रहा हूं, जब इसकी प्रेजेंस में हीट करूंगा, अब आप कह रहे हैं दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, एल्किल ग्रुप भी OH भी बिल्कुल करेंगे। इधर OH से H निकलता है और इधर एल्किल ग्रुप से भी क्या निकलता है H। देखिए यहाँ एल्किल ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि उसका H निकल रहा है, और यहाँ OH भी पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि उसका H निकल रहा है, इसलिए तो रिएक्शन किसकी है, एल्किल ग्रुप और OH ग्रुप दोनों की कहते हैं इसको, बहुत की है। तो यहाँ से H निकला, कार्बन को H छोड़ गया, इसकी वैलेंसी फ्री, ऑक्सीजन को H छोड़ गया, इनकी वैलेंसी फ्री, इनके बीच का बॉन्ड क्या कर देंगे डबल। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को आपने क्या कर दिया डबल, थोड़ा सा सुंदर लग जाए भाई साहब, इसलिए ऐसा लिख देता हूं। और अब कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री, और आपको मालूम है दोनों फ्री वैलेंसी पे क्या दिख रहा है आपको H, मुझे भी दिख रहा है H। मींस अगर मेथेनॉल लूंगा तो कौन सा एल्डिहाइड बन जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड बन जाएगा, अगर मेथेनॉल को कॉपर की प्रेजेंस में हीट करूंगा। कुछ नहीं बेटा, अब बोलो ये CH3 CH2OH क्या कर दिया मैंने, एथेनॉल। 2 कार्बन का एल्कोहल हो गया ना आपका, क्या हो गया एथेनॉल। कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, वही इसका H गया और ये वाला बॉन्ड क्या हो गया डबल, बिल्कुल। C पर 1 H 1 मिथाइल, 2 1 H और 1 मिथाइल, देखिए आपको CH3CHO क्या बन गया एसिटेल्डिहाइड। और प्राइमरी अल्कोहल का एक कॉमन फॉर्मूला और मान लेते हैं हम, ये मैथिल की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ सकते हैं आप, तो ये हो गया ना R, C पर कितने H 2OH। मैंने कहा था ना जिनमें CH2OH ग्रुप होता है वो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, तो ये प्राइमरी अल्कोहल का कॉमन फॉर्मूला हो गया। अगर इस कॉमन फॉर्मूले में से ये और H, ये H निकालोगे तो बन गया RCHO। RCHO किसको कह देंगे एल्डिहाइड को। तो समझ गए होंगे आप, मेथेनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, बाकी सभी प्राइमरी अल्कोहल क्या करते हैं उनके डिहाइड्रोजनेशन से हमें एल्डिहाइड्स मिल जाते हैं। अगर यही अल्कोहल सेकेंडरी होता, आ जाओ भाई साहब, सेकेंडरी अल्कोहल उसको कहते हैं जिसमें OH ग्रुप से अटैच कार्बन 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ जाता। देखिए इसको, ये कार्बन 2 डिग्री है क्योंकि ये कितने R के कांटेक्ट, R मतलब R में C तो है, 2 C के कांटेक्ट में तो ये 2 डिग्री है। देखिए यहां से फिर वही अल्फा पर H है, ये अल्फा हाइड्रोजन O के हाइड्रोजन के साथ जाके क्या बना रहा है H2 बना रहा है, और देखो C और O के बीच का बॉन्ड डबल हो गया, C पे 2 क्या बच गए R। जब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ R आ जाते हैं तो बनने वाले कंपाउंड को क्या कह देते हैं कीटोन। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप आ जाए तो बनने वाले कंपाउंड को हम क्या कह देते हैं
कीटोन, तो हमें क्या मिल गया बेटा यहाँ पर कीटोन मिल गया। अब देखिए अगर R की जगह आपने क्या जोड़ दिया CH3, ये लीजिए चेन कितने की हो गई L बन गया, ये देखो 1 2 3, 3 की चेन को क्या कहेंगे प्रोपेन, प्रोपेन के 2 पर क्या जुड़ा हुआ है OH, ये प्रोपेन 2 और निकाल दो हाइड्रोजन, C और O के बीच का बॉन्ड डबल और C पर दोनों CH3 है यानी मिथाइल ग्रुप आ गए। और जब कार्बोनिल ग्रुप में दोनों तरफ मिथाइल जोड़ते हैं तो CH3 CO CH3 बचता है, जिसको लोकल लैंग्वेज में आपने कहा था एसीटोन। तो कौन सा कीटोन बन जाएगा प्रोपेन 2 से एसीटोन बन जाएगा। तो वेरी वेल अंडरस्टूड होगा बेटा कि प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन पर हीट करने पर एल्डिहाइड और सेकेंडरी से क्या बनते हैं कीटोन। अब टर्सरी देखो, जब सेकेंडरी में ही 1H है तो टर्सरी में तो ये भी हट जाएगा। तो टर्सरी अल्कोहल में क्या नहीं होते, टर्सरी अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, इसलिए इनमें अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती यानी डिहाइड्रोजनेशन नहीं होती। लेकिन क्या होता है अगर इसी कॉपर की प्रेजेंस में मैं टर्सरी अल्कोहल को 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करूं तो यहां अल्फा की बजाय बीटा एलिमिनेशन हो जाता है। अल्फा की बजाय क्या हो जाता है बेटा बीटा एलिमिनेशन हो जाता है। आइए बात करते हैं कैसे। टर्सरी अल्कोहल कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए तो ये 3 डिग्री बन गया कार्बन। अब इस पर क्या जोड़ दीजिए OH जोड़ दीजिए, OH से अटैच ये फर्स्ट कार्बन अल्फा है, ये सेकंड बीटा है, तो ये भी तो अल्फा के पास वाला बीटा है और ये भी अल्फा के पास वाला क्या है बीटा है। यानी टर्सरी अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन भले ही नहीं है लेकिन बीटा हाइड्रोजन 9 है, नो बीटा हाइड्रोजन है क्योंकि 3 बीटा कार्बन है। तो किसी भी एक बीटा कार्बन से क्या होता है H निकलता है, यानी इसका बीटा हाइड्रोजन निकलता है और वो बीटा हाइड्रोजन क्या करता है इस पूरे OH ग्रुप के साथ जाता है। अल्फा कार्बन से जुड़ा क्रियात्मक समूह भी जा रहा है, फंक्शनल ग्रुप भी जा रहा है और साथ में बीटा का हाइड्रोजन जा रहा है और ये H इस OH को ले जा रहा है यानी वाटर निकल रहा है। वाटर का निकलना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है हाइड्रोजन का निकलना भी हाइड्रोजनीकरण कहलाता है ना। तो जल का निकलना क्या कहलाता है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, वो है डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल, और यह है डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल। तो बेटा डिहाइड्रोजिनेशन अल्फा एलिमिनेशन थी लेकिन डिहाइड्रेशन कैसी होती है बीटा एलिमिनेशन होती है। ये भी समझने वाली चीजें हैं, कुछ बेसिक्स हैं, पकड़ के रखो कि हाइड्रोजन निकल रहा था तो अल्फा एलिमिनेशन थी और पानी निकलता है तो क्या है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है जिसमें बीटा कार्बन का H इस OH के साथ ही चला जाता है। चले जाने दीजिए, देखिए चला गया। इसी कॉपर की प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रोजनेशन की बजाय डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रोजनीकरण की बजाय निर्जलीकरण हो गया, पानी निकल गया। अब क्या बचा उसको संभालो, CH3, C के ऊपर भी CH3 और C के नीचे है CH2। ओके, इसको H छोड़ गया, इसको OH छोड़ गया, इन दोनों के बीच का ये बॉन्ड क्या हो जाएगा डबल। देख रहे हैं ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन के कुछ नहीं है और उस हाइड्रोकार्बन में भी एक बॉन्ड डबल है। ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है एल्कीन। तो समझ लीजिए 3 डिग्री अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करने पर इसके डिहाइड्रोजनेशन की बजाय, इसके विहाइड्रोजनीकरण की बजाय इसका निर्जलीकरण, इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है और बीटा एलिमिनेशन, बीटा विलोपन अभिक्रिया से एल्कीन बनती है। नेम उधर से काउंटिंग करो, जिधर से डबल बॉन्ड पास हो तो 2 पर एक सब्स्टिट्यूट रह गया कौन मैथिल, नाम हो गया 2 मैथिल। 3 की चेन को क्या कहेंगे प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है इन, नाम हो गया 2 मैथिल प्रोपीन। आपको एक एल्कीन मिल जाएगी अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। इस रिएक्शन से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो रिएक्शन में एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो वही कॉपर के साथ कीटोन बनाएगा और टर्सरी अल्कोहल हुआ तो एल्कीन बना देगा।
इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अल्कोहल प्राइमरी था, सेकेंडरी था या टर्सरी था। प्रोडक्ट को देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि जो अल्कोहल था वो कौन सा था। प्राइमरी होता तो एल्डिहाइड बनाता, सेकेंडरी होता तो कीटोन बनाता, और टर्सरी था इसलिए एल्कीन बनाए। ठीक है। और सेकंड रिएक्शन क्या है सी कैटेगरी में हमारी, वो है डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण। चलिए साहब डिहाइड्रेशन पे बात करते हैं। पहले ही बता चुका हूं कि बेटा डिहाइड्रोजनेशन या डिहाइड्रोजनीकरण एक अल्फा विलोपन, एक अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन थी, जबकि निर्जलीकरण अभी देखा था एक बीटा विलोपन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन थी। आपको यह भी बताया था, याद करो, अल्कोहल के निर्माण की एक विधि, अल्कोहल के प्रिपरेशन का एक मेथड, जिसमें आपने एल्कीन का जलयोजन किया था। जब मैंने जीआर के बाद आपको एल्कीन से अल्कोहल बनाना सिखाया था तो 3 मेथड बताए थे। एक था ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन। एक था हाइड्रोबोरानन, हाइड्रोबोरिनेशन, और एक उससे पहले था हाइड्रोलाइसिस। और आपको बताया था जब एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस डाइल्यूट एसिड HCl डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट H3PO4 की प्रेजेंस में करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन से अल्कोहल बनता है। ये क्रिया, ये रिएक्शन मार्कोनिकोव के रूल से होती है। तो बेटा जब पानी देना था तो डाइल्यूट एसिड लिया था, आज पानी लेना है, निकालना है, तो कौन सा एसिड लेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये कहता है कि जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में होता है, यानी जब किसी अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो बीटा विलोपन अभिक्रिया द्वारा जल के एक अणु का विलोपन होता है और एल्कीन बनती है। When alcohol is heated in the presence of concentrated H2SO4, it loses a water molecule by beta elimination reaction to form alkene as product। ये जो रिएक्शन है H2SO4 की किसके साथ? अल्कोहल के साथ। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसलिए ये भी मोस्ट है। अलग अलग टेम्परेचर पर ये अलग अलग प्रोडक्ट देती है। याद रहे टेम्परेचर 373 है तो प्रोडक्ट कुछ और देगा H2SO4 अल्कोहल से रिएक्ट करके। टेम्परेचर 413 है तो इन दोनों की रिएक्शन से कुछ और बनेगा अल्कोहल और H2SO4 की। और जब टेम्परेचर ज्यादा है 433 से 443 तक है, 433 से 443 तक है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर पर ये वाटर लूज करके एल्कीन बनाएगा। इसलिए टेम्परेचर को भी बोलना पड़ेगा। आप ये बोले कि जब अल्कोहल को सांद्र H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 433 से 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो बीटा विलोपन अभिक्रिया द्वारा जल के एक अणु का निष्कासन होता है और एल्कीन बनती है। इस अभिक्रिया को अल्कोहल का निर्जलीकरण कहते हैं। When alcohol is heated with concentrated H2SO4 in the presence of at the temperature of 433 to 443 Kelvin, a water molecule is loses by beta elimination reaction to form alkene as final product। आइए बनाए कैसे? अल्कोहल, यही तो है अल्कोहल का पहला अल्कोहल। मैथेनॉल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि मैथेनॉल में अल्फा कार्बन तो होता है लेकिन बीटा कार्बन नहीं होता, उसके पास एक ही कार्बन था, इसलिए डिहाइड्रेशन कभी मैथिल अल्कोहल का नहीं होगा। कहां से शुरू करेंगे? इससे। ये कौन है आपका 2 कार्बन वाला अल्कोहल? एथेनॉल। तो इस एथेनॉल को क्या करेंगे? हीट करेंगे। किसकी प्रेजेंस में करेंगे साहब? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। टेम्परेचर कितना रखना है? 433 केल्विन से 443 केल्विन तक रखना है। इस टेम्परेचर पर इसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे तो बीटा का हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करे तभी तो बीटा एलिमिनेशन या बीटा विलोपन कहेंगे।
आ जाओ बेटा, थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं CH2H, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। सही है, तो ये लीजिए अल्फा से OH और बीटा से H गए, साथ निकला पानी। दोनों के जाने से वैलेंसी हुई फ्री और इनके बीच का बॉन्ड हुआ डबल, और आपको मिल गया CH2 डबल बॉन्ड। CH2 मीन्स क्या बना? एथीन बना। ओके, निकला क्या? पानी। और वही बात ना, बड़े मॉलिक्यूल में से छोटा मॉलिक्यूल निकला और एक नया प्रोडक्ट बन गया, तो रिएक्शन एलिमिनेशन है। ये विलोपन अभिक्रिया है, क्योंकि एक बड़े अणु में से एक छोटा अणु निकल गया है, और निकलते समय बीटा का H काम आया, इसलिए ये बीटा विलोपन अभिक्रिया है। अब आगे चलिए और देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है। देखिए जहां मैकेनिज्म आ जाए वहां रिएक्शन वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सभी की मैकेनिज्म तो आपके सिलेबस में नहीं दिखाई हुई है। तो होता क्या है, मैकेनिज्म में कौन रोल प्ले करेगा? वो जो डिहाइड्रेशन के लिए यूज किया H2SO4। तो पहले स्टेप में क्या होगा, वही एस्टरिफिकेशन की तरह H2SO4 ब्रेक डाउन होगा। कर दीजिए ब्रेक डाउन। एसिड जब ब्रेक डाउन होते हैं तो क्या देते हैं? H+, तो बिल्कुल ये देगा आपको H+ और साथ में बनेगा HSO4-। H2SO4 के साथ दूसरी चीज है ही क्या आपके पास? एल्कोहल है। तो अब वही बात, एल्कोहल में आपको पता है क्या कि जो ऑक्सीजन एटम है, बॉन्डिंग करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर रह जाते हैं। और हमने पढ़ा है जब किसी मॉलिक्यूल में, जब किसी अणु में एक एटम के पास या केंद्रीय परमाणु के पास, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो, तो लुईस बेस की तरह बिहेव करता है और अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर देता है। एस्टरिफिकेशन में भी ये लुईस बेस था। एसिड को आके, कार्बोक्सिल को आकर के अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आया था। वही करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? वही करने वाला हूं। कैसे करने वाला हूं? देखिए, ऑक्सीजन 16th ग्रुप का है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने बच गए? 4, 2 पेयर बच गए। H+ आएगा, एक पेयर को गेन करेगा और इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। करवा दीजिए बॉन्डिंग। CH3 को कुछ नहीं कहा, CH2 को कुछ नहीं कहा, O पे एक H तो था, एक H और आ गया। एक H था, एक H और आ गया। उस H के पास बॉन्डिंग के लिए नहीं थे इलेक्ट्रॉन, उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए ऑक्सीजन ने, इसलिए ऑक्सीजन पे आ गया कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। एस्टरिफिकेशन में भी आया था। अब उसको वापस उठा के रखिए थर्ड स्टेप में, जो वहां बना CH3 CH2 OH H+। वही बात, ऑक्सीजन है एक नॉन मेटल, ऑक्सीजन है एक अधातु, ऑक्सीजन है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन है एक ऋण विद्युतीय तत्व। जिसको पसंद है माइनस, जब आता है प्लस तो हो जाता है अनस्टेबल, हो जाता है अस्थायी। इसलिए कहता है कार्बन तू मुझको इलेक्ट्रॉन दे दे भाई। जिस H को डोनेट किए, जिसको डोनेट किए, उससे वापस थोड़ा मांग लेगा? बिल्कुल नहीं मांगेगा। क्या करेगा? दूसरे से मांगेगा। ये भी H, ये भी H, इनसे ले ले तो बता दे कि यार तेरे को दिया, मेरे से ले लिया, तो नए आदमी से मांगे। और नया आदमी कौन? ये कार्बन ले गया इससे इलेक्ट्रॉन और दोनों हाइड्रोजन के साथ रह के बना लिया वाटर, H2O। जब चले गए इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो इस बचे हुए पार्ट पर आ गया क्या? पॉजिटिव चार्ज। देखिए क्या बना? CH3 CH2 प्लस। जिस स्पेसीज में कार्बन पर आ जाता है प्लस, वो स्पेसीज होती है कार्ब कैटायन, कार्ब धनायन। तो यहां निकलता है वाटर और बनता है क्या? कार्ब कैटायन। तो इंटरमीडिएट स्पीशीज के रूप में यहां क्या बनता है? कार्ब कैटायन बनता है। जो बना है कार्ब कैटायन, अब उस कार्ब कैटायन में क्या होता है, इस पे भी हो जाए बात। देखिए कार्ब कैटायन के कार्बन पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस तरह की है पोजीशन। ओके, आपने एक चीज पढ़ी है तो दोनों कार्बन आपको सेम नजर आ रहे हैं,
लेकिन हमने 11th में एक चीज पढ़ी थी, अगर सेम एटम पर भी हाइब्रिडाइजेशन या संकरण बदल जाए ना तो उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता में अंतर आ जाता है। सही है। इस कार्बन को देखो, इस पे 3 H हैं, यानी ये टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा? 4 बॉन्ड बना रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का हमारा एक फॉर्मूला था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कार्बन 14th ग्रुप का है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 के 4 बॉन्डिंग कर रहे हैं, यानी इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। लोन पेयर किसको कहते हैं? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे। तो 4 के 4 कर रहे हैं, लोन पेयर 0। सिग्मा बॉन्ड, हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, तो कार्बन पर कितने सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 4। कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो x की वैल्यू 4। जब x 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? आपको बताया था, sp3 होता है। आ जाइए, अब इसको चेक कीजिए। इस कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4, लेकिन यहां से भाग गया 1, ले गया वो ऑक्सीजन, तो क्या बचा? 3 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर इसके पास भी नहीं है, टोटल x की वैल्यू 3 आई, यानी हाइब्रिडाइजेशन है 3 पर क्या हो जाता है? sp2। आपको बताया था जिस हाइब्रिडाइजेशन में s की परसेंटेज ज्यादा होगी ना, वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता भी ज्यादा होगी। तो कार्ब कैटायन में इस पॉजिटिव कार्ब कैटायन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए s का परसेंटेज अराउंड 33% है। और यहाँ 4 में से 3, देखिए 1 and 3 4 हो गए ना, 4 में से 1 क्या है? s है, यानी कितना परसेंट है? 25। यहाँ 1 and 2 3 है, 3 में से 1 s है, 33%, यानी पॉजिटिव कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि दूसरे पर sp3 है, इसलिए sp3 वाले के कंपेयर में sp2 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए वो उस तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देता है। इसलिए क्या होता है, आपका ये और ये यहां से क्या करता है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है। जब ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये कार्बन किसके इलेक्ट्रॉन खींचता है? H के, और यहां से H+ के रूप में अलग हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा हो जाता है बेटा? डबल, बन गई एथीन, और क्या निकला? H+। वही बात, लौट के बुद्धू घर को आए। H+ वापस किसके पास जाएगा? इस HSO4- के पास। चला था इनसे रिएक्ट करने, वापस बचा H+ चला जाएगा HSO4- के पास, और H+ और HSO4- के रिएक्शन से क्या बना? H2SO4 बना। क्या बना? H2SO4 बना। तो इस तरह से H2SO4 आपको क्या हुआ? वापस मिल गया। तो ये थी एल्कीन के डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म, उसके निर्जलीकरण की क्रियाविधि। दोबारा समझते हैं फटाफट। क्या किया? H2SO4 ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होकर क्या किया? H+ और HSO4 बनाया। H+ ने जाके किस पे अटैक किया? एल्कोहल। एल्कोहल की ऑक्सीजन के पास क्या था? लोन पेयर। लिया उससे लोन पेयर, बनाया उससे बॉन्ड, ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने से ऑक्सीजन हो गया अनस्टेबल, उसने किसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के, और क्या बना दिया? कार्ब कैटायन बन गया। जब कार्ब कैटायन, तो धनावेशित कार्बन आपका पॉजिटिव कार्बन हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 संकरित, जबकि दूसरे पे था sp3 संकरण। इसलिए ज्यादा विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इसने खींचे उसके इलेक्ट्रॉन। उसने करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा खींच लिए CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, H हो गया H+ के रूप में अलग और बन गई एल्कीन। बना हुआ H+ वापस गया HSO4- के पास और फिर से बन गया H2SO4। फिर एस्टरिफिकेशन की तरह जोड़िए सभी स्टेप्स। क्या आता है ऊपर वाला स्टेप देखते हैं। यहां बना H+, यहां यूज हो गया H+। यहां बना ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड, तो यहां ये काम आ गया। यहां बना कार्ब कैटायन, यहां यूज हो गया कार्ब कैटायन। और फिर यहां बना H+, यहां यूज हो गया H+। यहां बना था HSO4-, यहां यूज हो गया HSO4-। देखा क्या? यहां काम आया था H2SO4, यहां बन गया H2SO4। तो क्या है? सब तो काट दिया आपने, इधर केवल एल्कोहल बचा, और उधर क्या बचा?
एल्कीन और उसके साथ ये वाटर बचा। तो देखो ना, अल्कोहल से क्या बनता है, एल्कीन और वाटर बनता है। अल्कोहल से क्या बनता है, एल्कीन और वाटर बनता है। तो यही चीज आपको समझनी है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए बेटा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल चार्ज होना शुरू हो गया, कोई होती नहीं। हाँ, तो देख रहे हो, सब कट कर दिए, सबने कट करने के बाद क्या बचा, यहाँ एल्कोहल था, इधर एल्कीन और वाटर थी। देखो यहाँ भी एल्कोहल था, एल्कीन और वाटर थी, H2SO4 तो कैटलिस्ट था। तो ये मैकेनिज्म आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बच्चे को समझ लेनी चाहिए, क्या, जिन रिएक्शंस में इंटरमीडिएट के रूप में कार्ब कैटायन बनता है, उन रिएक्शन में रिएक्टिविटी बनने वाले कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती है। तो कौन सा कार्ब कैटायन, कौन सा कार्ब धनायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री। और 3 डिग्री किससे बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल से बनेगा। तो जब 3 डिग्री अल्कोहल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो उसका डिहाइड्रेशन सबसे इजी वे में होगा। तो पूछा जाता है कि डिहाइड्रेशन के प्रति अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव और एथेनॉल सबसे कम रिएक्टिव। मैथेनॉल का डिहाइड्रेशन नहीं होता क्योंकि उसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं होता। तो 3 डिग्री अल्कोहल निर्जलीकरण के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील है क्योंकि इससे 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनता है, जबकि एथेनॉल सबसे कम क्रियाशील है क्योंकि इससे 1 डिग्री कार्ब कैटायन बनता है। तो निर्जलीकरण के प्रति अल्कोहल की क्रियाशीलता बनने वाले कार्ब धनायन के स्थायित्व के समानुपाती है। ओके, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैंने कहा था कि अल्कोहल और H2SO4 की रिएक्शन इस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ताप पर निर्भर करती है, इसलिए इसको जरूर याद रखें। अगर ये ताप 413 हो गया ना तो अल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन की बजाय ईथर बनेगा। याद रखना, अपवाद, एक्सेप्शनल आ गए। अब 2 एक्सेप्शनल केस है यहाँ। अगर टेम्परेचर 413 केल्विन रखा तो अल्कोहल के 2 अणुओं में से जल का 1 अणु निकलेगा और आपको ईथर मिल जाएगा। देखिए कैसे होती है रिएक्शन, ये देखिए, यही तो है एथेनॉल। C2H5OH। अगर आपने इसको हीट किया किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर 433 की बजाय केवल 413 केल्विन रख दिया, तो बेटा अब इसके एक मॉलिक्यूल में से, इसके एक अणु में से वाटर नहीं निकलेगा बल्कि 2 में से वाटर निकलेगा। ऐसा जैसे 2 में से वाटर निकला, आप क्या देख रहे हो, ये बीच में क्या बचा, O, इसके इधर भी एथिल और इसके इधर भी क्या है, एथिल, यानी क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर। ओके, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप आ गए। तो वेरी वेल अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर एथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 413 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो इसके 2 अणुओं में से जल का 1 अणु निकलेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल्स में से वाटर का 1 मॉलिक्यूल निकलेगा और हमें एल्कीन नहीं बल्कि क्या बन जाएगा, यहाँ ईथर मिल जाएगा। ठीक है। और अगर यही रिएक्शन आपने 373 केल्विन टेम्परेचर पे की, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, थर्ड कंडीशन है कि अगर आपने टेम्परेचर कितना रख दिया 373, तो एथेनॉल H2SO4 से रिएक्ट कर जाएगा। एथेनॉल किससे रिएक्ट कर जाएगा, H2SO4 से रिएक्ट कर जाएगा। कितने टेम्परेचर पर, 373 केल्विन पर। और इन दोनों की रिएक्शन में बीच में से पानी निकल जाएगा और ये तो रह गया एथिल, साथ में आया ये हाइड्रोजन और उसके आगे SO4, नाम हो गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यहां बन जाएगा। तो याद रहे, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन 433 से 443 पर करेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा एक मॉलिक्यूल में से और एल्कीन बन जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल इजी वे में डिहाइड्रेटेड होंगे। अगर आपने यहाँ पर 413 केल्विन टेम्परेचर किया तो 2 अल्कोहल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और आपको क्या मिल जाएगा, ईथर मिलेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर आपका 373 रह गया तो ये एथेनॉल और H2SO4 रिएक्ट करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएंगे।
बेटा ईथर के लेबोरेटरी प्रिपरेशन इसी तरह से की जाती है। वहां पहले जब ये टेम्परेचर कम होता है ना, तो इन दोनों की रिएक्शन होकर के ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और इसी को जब टेम्परेचर बढ़ा करके दे देते हैं ना, तो ये वापस से एथेनॉल से रिएक्ट कर लेता है, और एथेनॉल से रिएक्ट करता है और वापस से क्या बना देता है, ये देखो H2SO4 फिर से मिल जाता है आपको, और ये C2H5OC2H5 क्या बन जाता है, डाई एथिल ईथर। यानी ईथर की प्रिपरेशन के समय हमें टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। टेम्परेचर 413 होना चाहिए, अगर वो उससे कम रह गया तो हमें ईथर नहीं मिलेगा, रिएक्शन एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पे ही रुक जाएगी। तो सबसे लो टेम्परेचर पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, मीडियम टेम्परेचर 413 पे पूछेंगे तो डाई एथिल ईथर, और 443 तक पहुंच जाएंगे हाईएस्ट टेम्परेचर पे तो एल्केन मिलेगी। ये हुआ हमारा इस कैटेगरी सी का सेकंड रिएक्शन, डिहाइड्रेशन। अभी भी इसमें ऑक्सीडेशन बाकी है, इसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा।